हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 3 अप्रैल। लेकिन दोस्तों आज की क्लास के अंदर क्या है कि हम लोग 2 और 3 अप्रैल के करंट अफेयर्स के प्रश्न कवर करेंगे। तो आप लोग सभी साथी पूरी क्लास को ध्यान से और आखिरी तक जरूर देखिएगा। और आज का दोस्तों आपका जो कंटेंट है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। तो यदि दोस्तों आप लोगों को कंटेंट पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 अप्रैल के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद क्या है कि हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों याद करिए लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो 34वां सरस्वती सम्मान है जो कि 2024 के लिए दिया गया है, ये किसे दिया है तो साधु भद्रेश दास को। अभी भारतीय जो बैंक संघ है इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए तो ये दोस्तों एसबीआई के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवास सेठी। उत्कल दिवस के बारे में बताया था मैंने आपको, जिसको उड़ीसा का स्थापना दिवस भी बोलते हैं। यार हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी नेशनल जो वीमेन्स हॉकी लीग है 2024-25, इसका विजेता कौन बना है तो ये दोस्तों हॉकी हरियाणा बना है। और जबकि हराया किसको था तो हॉकी उड़ीसा को। अभी इंडियन ओपन 2025 पीएसए कॉपर प्रतियोगिता का जो महिला एकड़ का खिताब है ये किसने जीता था तो भारत के इक्कीस खिलाड़ी अनाहत सिंह ने। एफआईए जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 के बारे में बताया था मैंने आपको कि इसकी मेजबानी तमिलनाडु करने वाला है। अभी एटीपी मास्टर 1000 के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने थे तो ये दोस्तों नोवाक जोकोविच बने, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। झज्जर बचौली जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको भी जो तेंदुआ है ये सफारी के रूप में विकसित करेंगे। ये कौन करने वाला है तो दोस्तों पंजाब। अभी पुरुष हॉकी जो हीरो एशिया कप है 2025, इसका जो 12वां संस्करण है इसकी मेजबानी कौन करने जा रहा है तो ये करेगा बिहार। गौर शाम कोरा उत्सव के बारे में बताया था मैंने आपको, ये किस राज्य में मनाया गया है तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और लास्ट 11वां क्वेश्चन पढ़ाया था कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो निधि तिवारी को। आई होप दोस्तों आपको 1 अप्रैल के जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे वो सारे के सारे क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है और योजना से संबंधित है कि अभी किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है इसी के माध्यम से मुफ्त बढ़िया चावल वितरण योजना शुरू की है। तो ऐसा करने वाली दोस्तों जो राज्य सरकार बनी है जिसने भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त बढ़िया चावल वितरण योजना शुरू की है, ये शुरू की है तेलंगाना सरकार ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इस योजना का दोस्तों उद्देश्य क्या है तो पहले तो ये आप लोग याद रखेंगे कि ये जो योजना है ये सूर्यपुर जिले के हुजूर नगर के जो उगादी त्योहार है इसी के दौरान शुरू की गई। और इस योजना के तहत जो सभी पात्र राशन कार्ड धारक है इनको प्रति व्यक्ति प्रति महीने 6 किलोग्राम उच्च चावल उपलब्ध कराया जाएगा। और इस योजना से दोस्तों 3 करोड़ से अधिक लोग क्या है कि लाभान्वित होंगे, जो कि राज्य की लगभग 85% आबादी है। बात करते हैं हम लोग तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना का जो गठन है ये 2 जून 2014 के अंदर हुआ था। मुख्यमंत्री मैंने आपको कई बार बताया रेवंत रेड्डी साहब है। राज्यपाल पूछे तो जिष्णुदेव वर्मा है। जिलों की संख्या दोस्तों यहाँ पर 33 है। लोकसभा की सीटें पूछ ले तो 17 यहाँ पर लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की सीटें 7 है। और जबकि विधानसभा की सीटों की बात करें तो 119 है। और यहाँ पर दोस्तों विधान परिषद भी है। मैंने आपको कई बार बताया कि 6 राज्यों में विधान परिषद है, उनमें से एक राज्य क्या है कि तेलंगाना भी है। और यहाँ पर विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है तो 40। अब बढ़ते हम लोग आज का दोस्तों आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि 2025 में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है इसमें भी भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो याद करिए दोस्तों लगातार 3 दिनों से मैं आपको एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में पढ़ाते हुए आ रहा हूँ कि इसका जो आयोजन है ये जॉर्डन के अम्मान में किया गया है। और इसमें मैंने आपको सारे के सारे पदक विजेताओं के बारे में लगातार पढ़ाया करंट अफेयर्स की क्लास में। तो अभी इसका 30 मार्च को क्या है कि समापन हो गया है। और इसमें भारत ने टोटल 10 पदक जीते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए दोस्तों इन 10 पदकों में बात करें
तो भारत ने केवल एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है, और ये मैं आपको लगातार पढ़ा चुका हूँ कि ये मनीषा भानवाल लेकर आएंगे। इसके बाद 3 जीते हैं रजत पदक, और जबकि 6 जीते इसमें कांस्य पदक। और भारत की अगर ओवरऑल मेडल टैली देखें तो भारत ओवरऑल मेडल टैली के अंदर 8वें स्थान पर है। अच्छा, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो इस बार इसका 21वां एडिशन था, जो कि 25 से लेकर 30 मार्च तक जॉर्डन के अम्मान में आयोजित किया गया है। अब बात करते हैं पहले हम लोग दोस्तों मेडल टैली के बारे में, कि सबसे ज़्यादा जो मेडल है 21 देश ने जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेडल है ये जीते हैं ईरान ने, और ईरान ने इसमें टोटल 17 पदक जीते हैं। 17 पदकों में बात करें तो 9 जीते इसने गोल्ड मेडल, 4 जीते हैं सिल्वर मेडल, और जबकि 4 ही जीते इसमें ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद दूसरे स्थान पर पदक तालिका में जापान रहा है 21 मेडल के साथ में। 21 में 8 जीते हैं गोल्ड मेडल, 2 जीते हैं सिल्वर मेडल, और जबकि 11 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। और इसके बाद तीसरे स्थान पर नॉर्थ कोरिया रहा है, जिसने टोटल 13 मेडल जीते हैं। 13 मेडलों में अगर हम लोग देखें तो खाली 4 जीते हैं गोल्ड मेडल, 4 ही जीते हैं सिल्वर मेडल, और जबकि 5 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। अब बात करते हैं हम लोग पदक विजेताओं के बारे में। तो हालांकि दोस्तों सारे के सारे पदक विजेताओं के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज और करा देता हूँ कि जो मनीषा भानवाला है, ये महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग में एकमात्र गोल्ड मेडल लेकर आई है। इसके बाद तीनों रजत विजेता के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि एक तो इसमें रितिका हुड्डा लेकर आई है 76 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक, दीपक पुनिया लेकर आए सिल्वर मेडल, और उदित लेकर आए सिल्वर मेडल। इसके बाद कांस्य पदक विजेताओं के बारे में बात करें तो अंतिम पंगाल लेकर आए 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक। इसके बाद मुस्कान के बारे में बताया था मैंने आपको, मानसी लाठर, नीतीश और जो सुनील कुमार है ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए, जबकि दिनेश लेकर आए 125 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक भी। लेकिन दोस्तों खाली आप लोग गोल्ड मेडल विजेता का नाम याद रखिएगा कि जो मनीषा भानवाल है ये महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल लेकर आई है। अब बात करते हैं हम लोग यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में, जिसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 के अंदर। मुख्यालय पूछे तो स्विट्जरलैंड के कार्सियर सूरबेबे के अंदर है, और जबकि वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है तो नीनाद लालोविक, ये वर्तमान में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अध्यक्ष हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। आज के तीसरे प्रश्न पे साथियों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसने भी किसे अपना नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। तो देखिए दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसमें एक तो होते हैं गवर्नर और 4 होते हैं इसमें डिप्टी गवर्नर। तो अभी एक नए डिप्टी गवर्नर बने हैं, और ये किसे बना दिए तो पूनम गुप्ता को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो नियुक्ति है ये 7 से लेकर 9 अप्रैल तक 2025 में होने वाली जो मौद्रिक नीति समिति है इसकी बैठक से पहले हुई है। और इनका जो कार्यकाल है पूनम गुप्ता का ये 3 साल का होने वाला है। जबकि दोस्तों पूनम गुप्ता स्थान किसका लेंगी तो ये माइकल डी पत्रा का स्थान लेने वाली है। बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये याद रखिएगा कि अभी 1 अप्रैल 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या है कि अपना 90 फाउंडेशन डे मनाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी तो 1935 के अंदर, लेकिन दोस्तों जो अधिनियम है 1934 का था। यदि आप लोगों से पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये किस समिति की सिफारिश पर हुई थी तो याद रखेंगे हिल्टन एंड कमीशन की सिफारिश पर। और जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो 1949 के अंदर। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर है। और अभी वर्तमान में इसके 26वें नंबर के गवर्नर कौन बन चुके हैं तो संजय मल्होत्रा साहब। जबकि 25 में मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि शक्तिकांत दास थे। अच्छा, अभी इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने थे तो सुधा बालकृष्णन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछे तो अजीत रत्नाकर जोशी है। और आरबीआई के पहले गवर्नर पूछे आप लोगों से तो ये ऑसबोर्न स्मिथ है। लेकिन दोस्तों ये पहले भारतीय गवर्नर नहीं है। यदि आप लोगों से पहले भारतीय गवर्नर पूछ ले तो आप लोग याद रखेंगे सीडी देशमुख है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चारों के चारों डिप्टी गवर्नर के बारे में। तो एक तो इसमें एम राजेश्वर राव, दूसरे इसमें टी रविशंकर, तीसरी अभी नई बन गई है पूनम गुप्ता जो कि माइकल डी पत्रा के स्थान पर बनी है, और चौथे कौन है तो स्वामीनाथन जानकीनवन। आज का साथियों आपका जो चौथा क्वेश्चन है ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित ही है।
और हालांकि दोस्तों ये क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैंने अभी तक आपको जितने भी ग्रैंड स्लैम से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए, मैं आज आपको सारे के सारे वो रिवाइज भी कराऊंगा। तो पहले मुझे आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए कि अभी मियामी ओपन 2025 में जो पुरुष एकल का खिताब है, इसमें फाइनल में नोवाक जोकोविच को किसने हराया है? तो नोवाक जोकोविच को दोस्तों हराकर जो जकूब मैनसेक है, इन्होंने मियामी ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग मियामी ओपन 2025 के बारे में। तो इसका दोस्तों जो आयोजन है यह भी 18 से लेकर 30 मार्च तक कहाँ पर किया है? तो मियामी गार्डन, फ्लोरिडा, यूएसए के अंदर। और इस बार इसका कौन सा संस्करण था? तो 40वें नंबर का। जबकि दोस्तों जो मियामी ओपन है यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। पुरुष एकल का खिताब पूछे आप लोगों से, तो चेक गणराज्य का जो जैकोब मैनसेक है इन्हीं के द्वारा जीता है। और इन्होंने दोस्तों हराया किसको है? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच को। इसी में महिलाओं के खिताब की बात करें तो महिला एकल का जो खिताब है ये बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने जीता है। जबकि दोस्तों आर्याना सबालेंका ने हराया किसको है? तो अमेरिका की खिलाड़ी जेसिका पेगुला को। अब बात करते हैं पहले हम लोग 2024 के चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में। उसके बाद मैं आपको 2025 के ग्रैंड स्लैम के बारे में रिवाइज कराऊंगा। और फिर मैं आपको दोस्तों मियामी ओपन 2024 और इटालियन ओपन 2024 इनके बारे में भी रिवाइज कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एक साल में क्या है कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं? तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम, फिर होता है फ्रेंच, इसके बाद होता है विंबलडन, और सबसे आखिरी में होता है यूएस ओपन। और ये भी दोस्तों पूछता है कि ये जो ग्रैंड स्लैम है ये किस कोर्ट पर खेले जाते हैं? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन और जो यूएस ओपन है ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पर यानी कि लाल मिट्टी के मैदान पर। और जबकि जो विंबलडन ओपन है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है यानी कि घास के मैदान पर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष सिंगल का जो खिताब है ये इटली के यानिक सिनर ने जीता है। जबकि महिला सिंगल की खिताब की बात करें इसमें, तो ये बेलारूस की आरेना सबालेंका ने जीता है। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम लोग फ्रेंच ओपन के बारे में। तो फ्रेंच ओपन में दोस्तों जो पुरुष एकल का खिताब है ये जीता है कार्लोस अलगराज ने स्पेन के। जबकि महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने। अब बात करते हैं हम लोग विंबलडन ओपन के बारे में। तो विंबलडन ओपन का दोस्तों जो पुरुष एकल का खिताब है ये स्पेन के कार्लोस अलगराज ने जीता है। जबकि महिला का खिताब किसने जीता है? तो बारबोरा क्रिजकोवा ने। और चौथा जो आयोजित किया था यूएस ओपन आयोजित किया जाता है। यूएस ओपन में जो पुरुष सिंगल का खिताब है इटली के यानिक सिनर ने जीता है। जबकि महिला सिंगल की खिताब की बात करें तो बेलारूस की आरेना सबालेंका ने। अब ये तो हो गई दोस्तों 2024 के ग्रैंड स्लैम की बात। अब हम लोग बात करते हैं 2025 के ग्रैंड स्लैम के बारे में। तो अभी दोस्तों 2025 में क्या है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का ही आयोजन किया गया है। तो मैं आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में रिवाइज करा देता हूँ। तो 2025 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है ये इटली के यानिक सिनर ने जीता है। जबकि महिला एकल की खिताब की बात करें तो यह अमेरिका की मेडिसन कीज के द्वारा जीता है। और मेडिसन कीज ने क्या है कि ये पहली बार खिताब जीता है। अब बात करते हैं दोस्तों लोग मियामी ओपन 2024 के बारे में। तो मियामी ओपन 2024 का यदि आप लोगों से पूछे कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे डैनियल कॉलिंस ने जीता है। मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब पूछे आप लोगों से कि ये किसने जीता है, तो ये जीता साथी इटली के यानिक सिनर ने। और मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल का खिताब आप लोगों को और याद रखना है क्योंकि दोस्तों ये भारतीय ने जीता है, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने। अब हम लोग बात करते हैं इटालियन ओपन 2024 के बारे में। तो इटालियन ओपन 2024 में जो महिला सिंगल का खिताब है ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये ईगा स्विएटेक के द्वारा, जो कि पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है। इटालियन ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब पूछ लिया आप लोगों से कि ये किसने जीता है, तो याद रखेंगे अलेक्जेंडर जेवरेव ने। और जबकि किसने पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस एसोसिएशन फाइनल में महिला एकल का खिताब जीता था, तो ये जीता था दोस्तों कोको गोफ ने, जो कि यूएसए की टेनिस खिलाड़ी है। अब आज का दोस्तों आपका जो 5वां क्वेश्चन है ये समेट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी वायु प्रदूषण
और स्वास्थ्य पर जो दूसरा वैश्विक सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये जो सम्मेलन है दोस्तों ये कोलंबिया के अंदर आयोजित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर जो दूसरा वैश्विक सम्मेलन है इसका आयोजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया है इसी के सहयोग से किया गया है। किया कहाँ पर है? तो कोलंबिया का जो शहर है कार्टेगेना, यहीं पर। इस सम्मेलन में दोस्तों हुआ क्या है, तो 100 देशों के 700 से अधिक प्रतिभागियों ने क्या है कि भाग लिया है। और उद्देश्य क्या है इसका, तो 2040 तक दोस्तों जो एयर पोल्यूशन है इससे होने वाली जो मृत्यु संख्या है इसको आधा करना। बात करते हैं अब हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुई थी। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछ ले तो ये जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर है। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गैब्रियस। और जबकि दोस्तों इसके मेंबर की बात करें तो 194 इसके मेंबर है। अब देखिए आज का आप लोग छठवां क्वेश्चन। आज का दोस्तों आपका जो छठवां क्वेश्चन है ये फेस्टिवल से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हिंदू नववर्ष के रूप में किस दिवस को मनाया जाता है। तो हिंदू नववर्ष के रूप में दोस्तों जो गुड़ी पर्व है इसको नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसको दोस्तों अलग अलग राज्यों में क्या है कि अलग अलग नाम से मनाया जाता है। तो ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं गुड़ी पड़वा के बारे में। तो इस बार ये दोस्तों 30 मार्च को मनाया गया है। और मराठी नववर्ष इसी को दोस्तों गुड़ी पड़वा कहते हैं, जो कि चैत्र माह का जो शुक्ल पक्ष है इसी की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। ये जो दोस्तों तिथि है ये हिंदू पंचांग के अनुसार देखें तो ये वर्ष का आरंभ मानी जाती है। और इस दिन से क्या है कि जो विक्रम संवत है इसी का आरंभ हुआ था। 30 मार्च से भी विक्रम संवत क्या है कि 2082 भी शुरू हो गया है। अब बात करते हैं लोग विक्रम संवत के बारे में। तो विक्रम संवत के साथ जो शुरुआत है ये 57 ईसा पूर्व जो उज्जैन के राजा थे जिनका नाम था राजा विक्रमादित्य, इन्हीं के नाम पर हुई थी। क्योंकि साथ ही इन्होंने क्या है कि शकों पर जीत हासिल की थी। और इसके बाद विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। और अगर हम लोग इस संबंध के बारे में बात करें तो ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 57 वर्ष आगे चलता है। बात करते हैं अब हम लोग कि किन राज्यों में इसे किस नाम से मनाया जाता है। तो जैसे कि दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जो कर्नाटक राज्य है यहाँ पर इसको उगादि नववर्ष के रूप में मनाते हैं। चेटी चंड देखें तो ये सिंधी समुदाय के रूप में इसको नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। नवरे पूछे आप लोगों से तो कश्मीर में ये नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और जबकि साजीबू चेरा ओबा देखें तो ये मणिपुर में जो मैतेई समुदाय है इसी के द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष है। अब देखिए आज का आप लोग 7वां क्वेश्चन। आज का 7वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 21 जून 2025 को मनाए जाने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसकी भी थीम लॉन्च कर दी गई है। आप लोगों को यह बताना है कि इसकी थीम क्या रखी गई है। तो इसकी दोस्तों इस बार की जो थीम है ये योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्दी रखी गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में दोस्तों इसकी थीम है पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। ये 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है। लेकिन दोस्तों आप लोग जो थीम है ये इंग्लिश में याद रखिएगा, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्दी। ये 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है। अब बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। तो इसको मनाने की घोषणा 2014 में जो संयुक्त राष्ट्र है इसी के द्वारा की गई थी। लेकिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है 2015 के अंदर मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए जो प्रस्ताव है ये दोस्तों भारत ने ही दिया था। और योग के जनक किसे कहा जाता है, तो महर्षि पतंजलि को क्या है कि योग का जनक माना जाता है, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। अब बढ़ते हैं हम लोग। आज का दोस्तों आप लोगों से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी 37वें नंबर का जो कथक महोत्सव है 2025 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इस बार दोस्तों ये 37वें नंबर का है कथक महोत्सव। और इसका आयोजन क्या है कि कथक केंद्र नई दिल्ली के अंदर किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
और यहीं पर दोस्तों दुनिया का जो पहला कथक लिटरेचर फेस्टिवल है ये भी आयोजित किया गया था। इसमें होता क्या है, तो इसमें साथ ही सभी जो कथक घराने जैसे लखनऊ, जयपुर, बनारस, इनकी परफॉर्मेंस होती है। अब बात करते हैं कथक के बारे में, तो ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और कथक शब्द का अर्थ क्या है, तो कथा को नृत्य के रूप में समझाना। अब देखिए आज का आप लोग नौवां क्वेश्चन। आज का नौवां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भी किस राज्य में 13 थानों क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में जो अस्पा है यह भी लागू कर दिया है। तो ये दोस्तों मणिपुर के अंदर किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। दरअसल साथियों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि भी 13 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर में जो सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम है, जिसको आप लोग अस्पा बोलते हैं, ये लागू करने की घोषणा कर दी है। क्योंकि दोस्तों मणिपुर के क्षेत्रों को क्या है, क्या अशांत क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है, इनके कुछ क्षेत्रों में भी क्या है कि जो अस्पा है इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं हम लोग आर्मी फोर्सेस स्पेशली पावर एक्ट के बारे में, जिसको आप लोग अस्पा बोलते हैं। ये जो कानून है पहली बार 1958 में नागा विद्रोह से निपटने के लिए लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जितने भी दोस्तों अशांत क्षेत्र हैं यहाँ पर कानूनी व्यवस्था बनाए रखना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और इस कानून के तहत होता क्या है, तो सशस्त्र बलों को बिना वारंट के गिरफ्तारी, तलाशी और बल प्रयोग करने की शक्ति मिलती है। और वर्तमान में दोस्तों जो अस्पा है ये असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में क्या है क्या भी लागू है। अब देखिए आज का आप लोग 10वां क्वेश्चन। आज का 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। अभी जो वंदना कटारिया है इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। आप लोगों को दोस्तों ये बताना है कि वंदना कटारिया का जो संबंध है ये किस खेल से है। तो वैसे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप लोगों को इमेज में दिखाई दे रहा है स्पष्ट। ये आपको इमेज में वंदना कटारिया दिखाई दे रही है और इनका संबंध हॉकी से है। और इन्होंने क्या है कि अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और वंदना कटारिया की बात करें तो इन्होंने दोस्तों 15 साल के लंबे करियर के बाद अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। और इन्होंने 320 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में 158 गोल किए। ये दोस्तों ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला भी बनी है। अब बात करते हैं इनको दिए गए पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2021 के अंदर। भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसका नाम पद्मश्री, ये 2022 के अंदर दिया गया था। और हॉकी इंडिया बलबीर सिंह जो सीनियर अवार्ड है ये दिया गया था 2014 के अंदर। और हॉकी इंडिया अध्यक्ष जो पुरस्कार देखें तो ये 2021 के अंदर ही दिया गया था। अब हाल ही में लिए गए संन्यास खिलाड़ियों के बारे में मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों सिमोना हालेप का नाम याद करिए, इनका संबंध टेनिस से है और ये रोमानिया के हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। रानी रामपाल की बात करें तो इनका भी संबंध हॉकी से है, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। रिद्धिमान शाह की बात करें तो भारतीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर है जिनका नाम मैथ्यू वेड, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके अलावा भारतीय दिग्गज जो स्पिनर है रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में संन्यास की घोषणा कर दी थी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने भी अभी वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और अभी बैडमिंटन खिलाड़ी के बारे में अभी पढ़ा है मैंने आपको रिसेंटली, जिनका नाम है बी सुमित रेड्डी, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। आज का दोस्तों आपका जो 11वां क्वेश्चन है इस पे तो आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो कॉमनवेल्थ है इसके 7वें महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो ये कर लिया दोस्तों शर्ली वाजपेयी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो शर्ली वाजपेयी है ये कॉमनवेल्थ के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण करने वाली पहली अफ्रीकी महिला भी बनी है। और कॉमनवेल्थ में दोस्तों जो महासचिव है ये 2 कार्यकाल के लिए महासचिव बन सकते हैं। और कितने वर्षों के लिए, तो 4-4 वर्षों के लिए। बात करते हैं हम लोग राष्ट्रमंडल के बारे में यानी कि कॉमनवेल्थ के बारे में। तो ये दोस्तों 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है जो कभी ग्रेट ब्रिटेन के
उपनिवेश हुआ करते थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1926 के अंदर। साल 1931 में क्या है कि वेस्टमिंस्टर की जो संधि है, इसी के जरिए इसे औपचारिक रूप दिया गया था। और सदस्य के देश की बात करें तो वर्तमान में इसमें 56 सदस्य देश है। मुख्यालय क्या है इसका? तो यूके लंदन के अंदर। और इसमें 4 दोस्तों ऐसे देश हैं जो कि मोजाम्बिक, रवांडा, गैबन और टोगो हैं। ये कभी भी ब्रिटेन साम्राज्य के सदस्य नहीं थे, फिर भी क्या है कि राष्ट्रमंडल में शामिल है। भारत, पाकिस्तान, जो श्रीलंका है, ये साल 1947 में आज़ादी के बाद राष्ट्रमंडल में शामिल हुए थे। अब बढ़ते हम लोग आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। आज का 12वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी उत्तराखंड का जो औरंगजेबपुर है, इसका नाम बदल दिया है। आप लोगों को ये बताना है कि नाम बदल कर क्या कर दिया है। तो अब दोस्तों जो औरंगजेबपुर है, इसका जो नया नाम है ये संभाजी नगर कर दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और जो ऊधम सिंह नगर है जनपद, यहाँ पर स्थित विभिन्न स्थानों के नामों में परिवर्तन कर दिया है। और ये एक बार आप लोग लिस्ट देखिए, आप लोगों के सामने दोस्तों ये पूरी लिस्ट है। इन सभी शहरों का क्या है कि अभी नाम बदल दिया। तो ये लिस्ट दोस्तों एक बार आप लोग पीडीएफ के माध्यम से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। हालांकि मैं आप लोगों को ये एक बार पढ़ा देता हूँ। जैसे कि औरंगजेबपुर का नाम बदलकर अब क्या कर दिया कि शिवाजी नगर, गाजीवाली का नाम बदलकर आर्य नगर कर दिया है, चांदपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया है तो ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जो जट है इसका नाम बदलकर मोहनपुर जट कर दिया है, खानपुर कुर्सिलिया का नाम बदलकर अम्बेडकर नगर कर दिया है, इंद्रीसपुर का नाम बदलकर नंदपुर कर दिया है, अकबरपुर फाजिलपुर का नाम बदलकर विजयनगर कर दिया है, कानपुर का नाम बदलकर सिरी किचनपुर कर दिया है, मियावाले का नाम बदलकर रामजी वाला कर दिया है, पीरवाला का नाम बदलकर केसी नगर कर दिया है, चांदपुर खुर्द का नाम बदलकर पृथ्वीराज नगर कर दिया है, अब्दुल्लापुर का नाम बदलकर दक्षिण नगर कर दिया है, नवाबी रोड का नाम बदलकर अब अटल नगर कर दिया है, पंचक्की से जो आईआईटी मार्ग है इसका अब नाम बदलकर गुरु गोबलकर मार्ग कर दिया है, और नगर पंचायत जो सुल्तानपुर पट्टी है इसका नाम बदलकर कौशल्यापुरी कर दिया है। तो ये विभिन्न स्थानों के नाम बदले गए हैं। तो एक बार आप लोग पीडीएफ के माध्यम से इनको रीड जरूर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। आज का आपका जो 13वां क्वेश्चन है ये अभ्यास से संबंधित है। अभी जो अभ्यास है जिसका नाम है टाइगर ट्रम्प 2025, इसकी शुरुआत हुई है। आप लोगों को ये बताना है कि इसकी शुरुआत भारत और किस देश के बीच में हुई है। तो हालांकि दोस्तों टाइगर ट्रम्प अभ्यास के बारे में मैं क्या है कि मैंने आपको कई बार रिवाइज कराया है कि भारत और अमेरिका के बीच में होता है हर साल, और इसकी अभी हाल ही में क्या है कि शुरुआत हो चुकी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। और ये दोस्तों जो अभ्यास है ये एक द्विपक्षीय त्रिसैन्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है, जो कि कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है इस बार? तो भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाएगा? तो 1 से लेकर 13 अप्रैल तक। जबकि इस बार कौन सा संस्करण है इसका? तो चौथे नंबर का। अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो मानवीय सहायता व आपदा राहत गतिविधियों के संचालन हेतु पारस्परिक सहभागिता क्षमता विकसित करना। अब बात करते हैं हम लोग भारत और अमेरिका के बीच में अन्य युद्धाभ्यास के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों एक तो होता है इसमें युद्ध अभ्यास, दूसरा होता है वज्र प्रहार, तीसरा होता है कोपडिया, चौथा होता है टाइगर ट्रम्प जो कि अभी आयोजित किया जा रहा है, और पांचवा एक अभ्यास और होता है जो कि मालाबार अभ्यास है। ये नौसैनिक अभ्यास है। अब बढ़ते हम लोग आज के 14वें प्रश्न की ओर। आज का साथी आपको जो 14वां क्वेश्चन है ये जीआई टैग से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि सौदागरी जो ब्लॉक प्रिंट है ये किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में भी जीआई टैग दिया है? तो याद रखेंगे साथी जो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है ये गुजरात से संबंधित है। इसे हाल ही में क्या है कभी जीआई टैग दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर भी। और ये जो दोस्तों सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है इसका जो उपयोग है ये कुर्ती, चुनरी, धोती,
पगड़ी और शॉल बनाने में उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग जीआई टैग के बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग ये याद रखेंगे कि जीआई टैग का जो अधिनियम था ये 1999 का था। और ये किसी भी उत्पाद को क्या है कि 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। लेकिन जीआई टैग की जो शुरुआत है ये बाद में कब हुई थी, तो 15 सितंबर 2003 के अंदर। और पहली बार बाद में किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था, तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को 2004 के अंदर। उत्तर प्रदेश में बाद में क्या है कि सबसे ज्यादा जीआई टैग है। और अप्रैल 2024 तक देखें तो उत्तर प्रदेश में जो दोस्तों जीआई टैग की संख्या है ये 75 है। और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा जीआई टैग किस शहर के पास है, तो वाराणसी के पास। अब बात करते हैं हम लोग अन्य महत्वपूर्ण जीआई टैग के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों गढ़चोला हस्तशिल्प, इसको गुजरात से जीआई टैग मिला था। पश्मीना ऊन ये लद्दाख की है जिसे जीआई टैग दिया जा चुका है। अजरक प्रिंट को भी दिया गया था अभी गुजरात के जीआई टैग। और झांसी क्राफ्ट ये मथुरा यूपी का है, इसको भी अभी जीआई टैग दिया जा चुका है। अब देखिए आज का आप लोग 15वां क्वेश्चन। आज का 15वां क्वेश्चन दोस्तों आपका अमेंडमेंट से संबंधित है। अभी जो डीबीएस बैंक दिया है इसमें एमडी और कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप का जो प्रमुख है एक इसे नियुक्त किया है। ये बना दी दोस्तों अंबुज चांदना को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों डीबीएस बैंक इंडिया ने क्या है कि जो अंबुज चांदना है इनको भी नया मैनेजिंग डायरेक्टर और कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप का नया प्रमुख बना दिया है। और ये दोस्तों स्थान किसका लेंगे, तो प्रशांत जोशी का। डीबीएस बैंक लिमिटेड की बात करें तो सिंगापुर का एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है। जबकि दोस्तों जो डीबीएस बैंक इंडिया है ये डीबीएस बैंक लिमिटेड की बाद में एक शाखा है। डीबीएस बैंक लिमिटेड की स्थापना पूछी आप लोगों ने तो 16 जुलाई 1968 के अंदर हुई थी। जबकि इसका जो मुख्यालय सिंगापुर में अंदर है। लेकिन भारत में मुख्यालय पूछे तो ये मुंबई के अंदर है। अब एक बार दोस्तों लोग बाकी के नाम और देखें, जैसे कि संजय मल्होत्रा, संजीव खन्ना साहब, ज्ञानेश कुमार, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है। हालांकि इन नाम के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी कई बार रिवाइज करा चुका हूँ। जैसे कि संजय मल्होत्रा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी 26वें गवर्नर बने थे। संजीव खन्ना की बात करें तो 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ज्ञानेश कुमार का नाम याद करिए, ये भी 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। डॉक्टर बी नारायण के बारे में पूछा आप लोगों से तो इसरो के 14वें अध्यक्ष बने हैं। और सी एस शेट्टी के बारे में बात करें यानी कि चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी के बारे में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये 27वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। अब देखिए आज का आप लोग 16वां क्वेश्चन। आज का आपका 16वां क्वेश्चन फेस्टिवल से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो सरहुल उत्सव है ये मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो मुख्य रूप से बात करें तो ये दोस्तों जो सरहुल उत्सव है ये झारखंड के अंदर मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों जो सरहुल फेस्टिवल है ये मुख्य रूप से झारखंड का जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है यहीं पर मनाया जाता है। और झारखंड के साथ साथ बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। सरहुल त्योहार के बारे में बात करें तो हिंदू पंचांग के साथ जो चैत्र महीना है इसमें जो शुक्ल पक्ष है इसी की तिथियों को मनाया जाता है। जो कि आमतौर पर देखें तो मार्च और अप्रैल महीने में पड़ता है। और सरहुल का अर्थ क्या है, तो साल वृक्ष की पूजा करना। और ये त्योहार दोस्तों प्रकृति की आराधना और पृथ्वी तथा सूर्य के मिलन का प्रतीक भी है। बात करते हैं हम लोग झारखंड के बारे में तो राजधानी यहाँ की रांची। मुख्यमंत्री मैंने आपको कई बार बताया हेमंत सोरेन है। राज्यपाल कौन है, संतोष कुमार गंगवार। यहाँ पर विधानसभा की सीटों की बात करें तो 81 यहाँ पर विधानसभा की सीट है। लोकसभा की सीटें आपको 14 देखने को मिलेंगी। जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 6 यहाँ पर राज्यसभा की सीट है। अब देखिए आज का आप लोग 17वां क्वेश्चन। आज का साथियों को जो 17वां क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी पहला विश्व जो बॉक्सिंग कप है 2025 इसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो इसका दोस्तों जो आयोजन है ये ब्राजील के अंदर किया जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों अभी फर्स्ट वर्ल्ड जो बॉक्सिंग कप है ये 31 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक ब्राजील के अंदर किया जा रहा है। और इस कंपटीशन का जो आयोजन है ये वर्ल्ड बॉक्सिंग के द्वारा किया जा रहा है।
इस कंपटीशन में बात करें तो 19 देशों के 130 से अधिक जो बॉक्सर हैं ये भाग ले रहे हैं। और जबकि भारत की तरफ से बात करें तो इसमें दोस्तों 10 बॉक्सर हिस्सा ले रहे हैं, जिनका जो नेतृत्व है ये एशियन गेम के जो ब्रॉन्ज मेडल विजेता हैं जिनका नाम है नरेंद्र वेरवाल, इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। इसमें दोस्तों पुरुष और महिला दोनों के लिए क्या है कि प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी, लेकिन अगर भारत की तरफ से देखें तो केवल पुरुष मुक्केबाजी इसमें भाग ले रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड बॉक्सिंग के बारे में। तो इसकी स्थापना 13 अप्रैल 2023 के अंदर ही हुई थी। मुख्यालय का है तो स्विट्जरलैंड के अंदर। सदस्य की बात करें तो वर्तमान में 184 सदस्य हैं, और जबकि इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है इसी से इसको मान्यता प्राप्त है। अब देखिए आज का आप लोग 18वां क्वेश्चन जो कि समिट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये सम्मेलन दोस्तों इस बार नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों अभी भारतीय सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है ये 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन में क्या है कि महत्वपूर्ण सैन्य सुधार निर्णय लेने की नई प्रक्रिया और सैनिकों के कल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। जबकि साथ ही भारतीय सेना की जो वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है इसी से संबंधित एक विशेष प्रस्तुति भी दी जाएगी। बात करते हैं हम लोग दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली की याद करिए भी चौथी महिला मुख्यमंत्री मैंने आपको बताई थी बीजेपी पार्टी की, ये कौन बनेगी तो रेखा गुप्ता। और उपराज्यपाल मैंने आपको कई बार बताया जो कि विनय कुमार सक्सेना है। अब बढ़ते हम लोग आज के 19वीं क्वेश्चन की ओर, और ये दोस्तों आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि विश्व जो ऑटिज्म जागरूकता दिवस है ये हर साल कब मनाया जाता है। तो हर साल दोस्तों जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी तो संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 2007 को। लेकिन पहली बार दोस्तों ये जो दिवस है ये 2008 के अंदर मनाया गया था। और हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। तो 2025 के लिए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की थीम क्या है तो न्यूरो डाइवर्सिटी और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाना। यह 2025 के लिए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की थीम है। अब ये दोस्तों आज का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम है 2025 इसमें भी पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात तो दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। अब हम मिलेंगे जल्दी अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।